किसान भाइयों के लिए एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है प्रोग्राम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सभी किसान भाई बहनों को सुषमा का नमस्कार और मेरे साथ है मेरे साथी और आज मैं हूँ संजय और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जी संजय, देखिए, और इससे पहले कि हम बहुत कुछ बताएं अपने किसान भाई बहनों को, अपने जो एक्सपर्ट हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर अंचल दास, प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में। धन्यवाद मैडम, और मेरे किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इस वक्त जो भी श्रोता हमें सुन पा रहे हैं, हमारा ये कार्यक्रम लाइव है और आज के विषय से संबंधित वो कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो वो हमें फोन कर सकते हैं। 23421081 हमारे फोन लाइंस खुले हुए हैं और आपके सवालों का हमें बेसब्री के साथ इंतजार है। बिल्कुल संजय, देखिए, हम खाने पीने की बात करेंगे आज, क्योंकि विषय भी कुछ ऐसा ही है। एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे जो कि हर किचन की जरूरत है। लेकिन उससे पहले अपने किसान भाई बहनों और सभी श्रोताओं को ये भी बता दूं कि आज 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भी मनाया जा रहा है। जी, खाद्य सुरक्षा यानी खाने पीने की चीजें जो भी हम सब खाते हैं वो सुरक्षित रहे, किसी भी तरह का हमारा स्वास्थ्य पर नुकसान ना हो। जी, और अगर ऐसा होगा तो देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान होगा, हम सभी अगर जागरूक रहेंगे इन सब चीजों के लिए। और आज का जो इस साल का जो विषय है वो है बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित भोजन। और ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा मन स्वस्थ होगा तो ही हम कोई काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जी, सुरक्षित भोजन से याद आया कि भोजन में हम सोयाबीन का भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल करते हैं, ठीक है। और सोयाबीन बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि हाई प्रोटीन होता है ये प्रोडक्ट। जी, तो सोयाबीन के ऊपर आज हम अपने डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे कि सोयाबीन की कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं और इनकी बिजाई किस तरह से की जाए, खेत की तैयारी की जाए, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सबसे पहले जो पहला प्रश्न मेरे जहन में आया कि खाद्य उत्पाद के रूप में देखते हैं तो इसकी उपयोगिता या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, सोयाबीन भारतवर्ष की ही नहीं विश्व भर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तिलहनी फसल है। जी। तो जितना पूरा विश्व भर में खाद्य आयल पैदा होता है उसका 25% जो सोयाबीन से योगदान उसमें आता है। और भारतवर्ष में जितनी तिलहन की फसल पैदावार होती है उसका 43% जो है सोयाबीन से आता है। सोयाबीन पोषण के हिसाब से इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 40 से 45% प्रोटीन होता है, 20 से 21% इसमें तेल होता है, ऑयल होता है, जिसको विभिन्न तरीकों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में इसका जो तेल है वो उसकी जो गुणवत्ता है वो जनरली मछली के तेल के बराबर होती है। जैसे उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है और उसका शुगर का जो प्रकोप है उसको कम करता है उसकी, और हार्ट पेशेंट के लिए भी इसकी उपयुक्तता है। साथ ही में इसमें एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, वो विटामिन ई। इसमें विटामिन ई, आयरन आदि तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, स्पेशली हार्ट पेशेंट और शुगर पेशेंट्स के लिए।
जी, तो पोषक तत्व किस तरह के इसमें पाए जाते हैं वो डॉक्टर साहब ने बताया, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये कितना लाभदायक है ये आपने हम सब ने सुनी ये बातें। और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि सोयाबीन की खेती ये किसान के लिए किस तरीके से लाभप्रद है, क्योंकि हम बहुत सारी किसान भाई जो हैं वो बहुत सारी फसलों की खेती करते हैं, लेकिन सोयाबीन वो किस तरीके से लाभप्रद हो सकता है इनके लिए? सोयाबीन तो एक समूह से पैदावार ले सकते हैं, उसकी जो प्रोड्यूस आती है उसको मतलब वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। साथ ही में एक चीज़ हमने और देखी है कि जिस खेत में हम सोयाबीन लगाते हैं उस खेत में जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको फिक्सेशन करता है, इसकी जड़ों में ग्रंथियाँ होती हैं, उसमें बैक्टीरिया रहता है जो हमारे वातावरण जलवायु में जो नाइट्रोजन को एकत्रित करके जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। साथ ही में अभी हमने हाल में देखा कि इसकी जो स्पोर्ट प्राइस है, मार्केट जो प्राइस है, मिनिमम स्पोर्ट प्राइस है जी, वो 3950 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है, जो कि काफ़ी है। अगर किसान भाई हमारा 2 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी उपज पैदा कर लेते हैं तो काफ़ी उसमें फ़ायदा हो सकता है। और इसके जो प्रोडक्ट हैं डिफरेंट तरीके से, जैसे एनिमल जो हमारे हैं इसकी खली उसको खिलाने में काम आती है, दाना आदमियों के ह्यूमन बींग्स के लिए काम आता है, जैसे पहले मैंने बताया कई तरह के इसके प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे पनीर है, टोफू है। इसको हमने एक चीज़ और देखी है कि सोयाबीन के जो दाने हैं गेहूं के दाने के साथ मिला के पिसवा के तो उसकी भी जो गुणवत्ता है, जो आर्टिक गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। और हमारी जो प्रोटीन की कमी है, हमारी ज़्यादा जनता वेजिटेरियन है तो इसको पोर मैन्स मीट भी कहते हैं कई बार, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रोटीन की मात्रा होता है। बिल्कुल, इसकी यानी कि वैल्यू एडिशन पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी हम किस्में जानना चाहते हैं अपने किसानों के लिए कि कौन कौन सी किस्में हैं जिससे कि उनकी पैदावार अच्छी हो। तो वो किस्में पहले बताइएगा, फिर हम जाएंगे कि खेत की तैयारी कैसे करें, क्योंकि बिजाई हमें करवानी है इसकी, और मौसम कौन सा अनुकूल रहेगा इसकी खेती के लिए। तो सबसे पहले तो मैं मौसम की बात करूंगा। तो ज्यादातर ये सोयाबीन है हमारे देश में खरीफ मौसम में लगाई जाती है, जिसकी बजाय जून से जुलाई में करते हैं, अक्टूबर नवंबर में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो इसकी जो मुख्य किस्में हैं वो किस्में भी कौन सा क्षेत्र है, कहाँ सोयाबीन लगा रहे हैं उसके हिसाब से होती है। अगर हम उत्तरी पहाड़ी इलाकों की बात करें, जैसे हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, तो वहाँ के लिए हिम सोया, हरित सोया, पालम सोया, PS 1347, PS 1092 आदि प्रजातियों को इस्तेमाल में करते हैं। साथ ही में PAU लुधियाना से जो रिलीज हुई वैरायटी हैं, जैसे SL 644, 688, SL 295 इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर जैसे हम नीचे आते हैं, जैसे मैदानी इलाके हैं, जो उत्तरी मैदानी इलाके हैं, उस उत्तरी भारत, हरियाणा है, पंजाब है, उस एरिया के लिए जो हमारी IRI से रिलीज वैरायटी है DS 9712, पूसा 12 जिसको DS 1213 भी कहते हैं, PS 1347, PS 1092, लुधियाना से रिलीज की हुई वैरायटी SL 958, SL 525 और कई किस्में हैं जिनको हम आसानी से ले सकते हैं। और नीचे चले मध्य भारत का जो इलाका है, जिसमें मध्य प्रदेश आता है, उत्तरी महाराष्ट्र आता है, छत्तीसगढ़ है, इनके लिए जो JS 335, JS 335, JS 7105, 9305, JS 2034, JS 20116 और कई तरह की वैरायटीज हैं जो इसमें मतलब हम इसमें ले सकते हैं। और दक्षिण भारत में जाएंगे, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनके लिए अलग किस्में हैं, जैसे कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2, फिर MACS 1488, MACS 1188, 1460, MACS 1460, MACS 1188, 1281 आदि किस्में हैं। इनको हम परवनी, फूले परवनी एक और वैरायटी है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इलाकों में। जी, यानी अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग किस्में हैं, और इसका उपयोग करके हमारे किसान मित्र जो हैं वो अधिक से अधिक उत्पाद ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हमने किस्मों की बात की, लेकिन जो बेसिक तैयारी की बात होती है हम उस पर चर्चा कर लें कि किस तरह की मिट्टी चाहिए होती है इसके लिए, और अगर आपको इसकी बिजाई करनी है तो हम किस तरीके से उसकी तैयारी करें, खेत की तैयारी करें या बीज उपचार किस तरह से करें, ये दोनों ही जानते हैं। मैं दोनों चीजें बताता हूँ। सबसे पहले तो हम देखें इसकी जो जलवायु, इसको हम कहाँ लगा सकते हैं। तो इसको हम जो मीन सी लेवल से 1800 मीटर तक ऊंचाई तक के इलाकों तक हम इसको लगा सकते हैं। दूसरा, जमीन की बात करें तो ऑलमोस्ट हर तरह की मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है, लेकिन रेतीली 2 मिनट से
दोमट मिट्टी जो है जी, उसमें इसकी जो पैदावार है अच्छे से आती है, इसकी उपज अच्छे से आती है, और उसकी जो पीएच है वो बड़ी मैटर करती है। उसकी जो पीएच है वो 6.5 से 7.5 तक रहनी चाहिए, जो मिट्टी की पीएच मिट्टी की पीएच है जी। इन मिट्टियों में इसको आराम से उगाया जा सकता है, अच्छी उपज ली जा सकती है जी। और दूसरा ये सवाल पूछा था मेरे से, इसका जो बीज उपचार है वो कैसे करें। तो बीज उपचार सबसे पहले इसका क्यों करें, बीज उपचार हमें इसको क्या जरूरत हाँ होती है? कीटों से छुटकारा पाने के लिए, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, और इसकी जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए, पौधी बढ़वार बढ़ाने के लिए हम करते हैं। बिल्कुल। तो इसके क्रमवार की जाती है। तो इससे सबसे पहले बीज को हम ले लें, अच्छा बीज होना चाहिए, अच्छी किस्म का होना चाहिए। उसके बाद उसको इमिडाक्लोप्रिड नाम का कीटनाशक है, उसको 1 ml 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल के उससे उसको हम उपचार कर लें सीड का। उसके बाद जो फंजीसाइड्स हैं, फफूंदनाशक जो हैं, उनसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम थायरम 2 ग्राम प्लस 1 ग्राम कार्बेंडाजिम ले सकते हैं। तो इस 3 ग्राम दवाई से प्रति किलोग्राम बीज को हम इसे उपचार कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है कि इसकी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए राइजोबियम का टीका है, उससे उपचार करना होता है जी। इसका उपचार करने के बाद एक और है, इसको फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं, उसको पीएसबी कहते हैं। तो इस पीएसबी से बाद में सबसे बाद में उपचार करना होता है जी। तो पीएसबी का हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको फास्फोरस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है सोयाबीन को जी। तो जमीन में बहुत सारा फास्फोरस होता है, लेकिन वो फिक्स कंडीशन में रहता है, जमीन का जुड़ा रहता है। तो ये जो फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है इसको उससे निकालता है। तो जमीन में जो ऑलरेडी है फास्फोरस या जो साथ में फर्टिलाइजर के हिसाब से आप डालते हैं, उसको सबसे ये उपलब्धता कराता है पौधे को। तो इस तरीके से पौधा हमारा ये बीज उपचार है। इन 4 तरीके से हम बीज उपचार कर सकते हैं जी। 4 चीजों से बीज उपचार हो गया और अब बढ़ते हैं खेत की तरफ, क्योंकि खेत हमारे तैयार हैं और किसान भाई भी जानना चाहेंगे कि खेत किस तरह से तैयारी करें ताकि बीज, और क्या तरीका है बीज को बोने का या बिजाई का। खेत जैसे अभी जो गेहूं की जो कटाई है, जनरली सोयाबीन बीज सिस्टम काफी प्रचलित है देश में। तो अप्रैल में कट जाती है। तो जैसे अप्रैल या मई में 1-2 शावर हमें मिलता है बारिश का, तो उस नमी को इस्तेमाल करते हुए किसानों को गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। हर साल गहरी जुताई ना करें, कम से कम 3 साल में एक बार गहरी जुताई कर लें। अभी जैसे मई में किसान भाइयों ने खेत की जुताई कर ली होगी और अभी इसका उपयुक्त समय आने वाला है बुझाई का। तो अभी उसमें एक बार और या 2-3 बार इसकी जुताई करनी होती है खेत को, और खेत को पूरा समतल करना होता है। और इसको प्लेन में लगा सकते हैं और इसमें बेड बना के भी, बेड के ऊपर भी इसको लगाया जा सकता है जी। तो इसकी जो बिजाई है हमें कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 5 से 7-8 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। 5 जो है कि अप्रोप्रिएट है, तो कभी कभी थोड़ा दूर भी रख सकते हैं। 5 से 10 सेंटीमीटर मान के चलिए पौधे से पौधे की दूरी। और हमें खेत में प्रति हेक्टर खेत में 3.5 लाख से 4 लाख पौधे होने चाहिए। अगर आपने इतने पौधे मेंटेन किए हैं खेत में, तो हमारी जो पैदावार है, उपज जो है उस खेतर से अच्छी आएगी। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं जी। तो बिजाई का तरीका बताया है डॉक्टर अंचल दास जी ने, और भी बातें करने वाले हैं, लेकिन एक छोटा सा हम ब्रेक लेना चाहते हैं यहाँ पर। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। एक बार फिर से स्वागत करते हैं अब सभी किसान भाई बहनों का अपने प्रोग्राम किसान की बात में। और आज किसान की बात में विषय है हमारा सोयाबीन की किस्में, और उसकी बिजाई पर हम बात कर रहे हैं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अंचल दास जी से। और इससे पहले कि हम और भी प्रश्न करें, हम अपने किसानों को बताना चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती
बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी बहुत आगे कदम उठा रही है। तो हम किसान भाई बहनों को जागरूक करने के लिए एक हमारे किसान मित्र हैं राजेंद्र सिंह, जो कि प्राकृतिक खेती करते हैं और आपके लिए भी जानकारी देना चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती कितनी जरूरी है। नमस्कार, कार्यक्रम किसान की बात में आइए बात करते हैं एक किसान मित्र से जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह राजपूत, सुजालपुर जिला शाजापुर, वहाँ का मैं एक किसान हूँ। हमारे पास 100 एकड़ जमीन है और वहाँ पर 5 से 10 एकड़ में हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, हम हमारे परिवार वाले। और तभी हमने संकल्प लिया कि पूरे देश भर में लोग प्राकृतिक खेती करें, इसको लेके एक हम जन जागरण अभियान चला रहे हैं। इन जन जागरण अभियान को लेकर के हमने 2016 में एक संकल्प लिया था। उसी दौरान हमने किसानों के बीच में यात्राएं निकाली, प्राकृतिक खेती को लेके, गौ सेवा को लेके, वृक्षारोपण को लेके और नदी संरक्षण को लेके। इसी दौरान हमने 10,000 ग्रामों के 5,000 किलोमीटर की हमने पैदल यात्राएं की। इसके परिणाम स्वरूप हजारों किसान देश भर में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। 20,000 से अधिक लोग अपने घर में गौ माता की सेवा कर रहे हैं। हमारे संगठन के माध्यम से हमने 1.25 लाख पौधे लगाए। अभी आगामी समय में हर घर में गाय हो, इसको लेकर के सरकारें भी सहयोग कर रही है। गोबर गोमूत्र खरीद रही है। प्राकृतिक खेती को लेकर के देश भर के अन्य अन्य राज्यों में प्राकृतिक बोर्ड बन चुके हैं। उस बोर्ड के माध्यम से सरकार उनको सब प्रकार की सब्सिडी दे रही है। हजारों गाँव में 5-5 कार्यकर्ताओं की हम लोग समिति बना रहे हैं, जो कार्यकर्ता गांव में जाकर किसानों को प्राकृतिक खेती को लेकर के ट्रेनिंग देंगे, ताकि हमारा किसान प्राकृतिक खेती कर सके। ऐसा कार्यक्रम जन जागरण का अभियान हम लगातार हमारे संगठन के माध्यम से कर रहे हैं। जल संचयन के लिए हमारी टीम के माध्यम से, सरकार के भी माध्यम से जगह जगह बलराम तालाब भी खोदे जा रहे हैं और जगह जगह वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जहां पर जो नाले हैं उनको चेक डैम, ऐसे कार्यक्रम। और जो सदू जनजाति क्षेत्र है वहां पे संगठनों के माध्यम से लोग ऐसे तालाब बना रहे हैं जिससे कि जल को रोका जा सके। और सरकारें भी इस दिशा में, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लोगों को आग्रह किया, अभी मन की बात में उन्होंने बताया था, जल का संरक्षण करें। तो इस दिशा में लगातार ये काम कर रहे हैं। देश भर में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत शास्त्री जी एक अभियान चला रहे हैं प्राकृतिक खेती को लेके। जगह जगह उनकी कार्यशाला हो रही है। तो वहां पर अपने सरकार के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्रों में भी प्राकृतिक खेती को लेकर के, तो उन स्थानों पर अधिक से अधिक संख्या में हम किसानों को भेज रहे हैं और विकासखंड स्तर पर देश भर में इसके प्रशिक्षण अभियान हमारे चलाए जा रहे हैं। तो ये जो मानसून सत्र है, इससे बहुत सारे किसान जो है प्राकृतिक खेती करना शुरू करेंगे। प्राकृतिक खेती चूंकि 0 बजट की है, इसमें कोई लागत नहीं है। और दूसरा, किसानों की आय दुगनी हो, इसको लेकर सरकार भी प्रोटेक्ट कर रही है। हम भी हमारे संगठनों के माध्यम से जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और उनकी जो फसल है उसको एक मार्केट उपलब्ध कराना। तो हम हमारी टीम के माध्यम से सरकारों के सहयोग से, जहां पर जैसे इंदौर, भोपाल, देश के अन्य, गुजरात के अन्य ऐसे राज्यों में एक बड़े केंद्र डेवलप किए हैं, जिससे कि जो खेती करने वाले उनको अच्छे दाम मिल जाए। जैसे आज मैं एक उन्नत प्राकृतिक किसान नलीराजपुर वाले हमारे यशपाल सिंह जी के यहाँ बैठा हूँ, तो इनके माध्यम से पूरे देश भर में इनका आम जा रहा है, जो प्राकृतिक आम है। इसको लेके हमारी टीम के माध्यम से जगह जगह हमने मार्केट डेवलप किए, तो किसान अपनी फसल अच्छे दामों में वहां भेज सकता है। ऐसा हम सारा प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश के किसान जो खेती कर रहे हैं उसके माध्यम से जो रासायनिक चीजें डाल रहे हैं वो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो रही है और इसके कारण अन्य अन्य प्रकार की बीमारियां हो रही है। इसलिए देश भर के किसानों से हम आग्रह करेंगे कि रासायनिक खेती को छोड़ करके प्राकृतिक खेती को अग्रसर हो, सभी स्वस्थ रहे, क्योंकि पहला सुख है निरोगी काया और सभी की मंगल कामना हो, सभी सुखी हो। इसको लेकर के हम सभी देशवासियों को शुभकामनाएं करते हैं। आकाशवाणी और आपको हम धन्यवाद देते हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बेहतरीन सुझाव कार्यक्रम में हमारे साथ में साझा किए और आप प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को अग्रसर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। एक शुभ और नेक कार्य से आप जुड़े हुए हैं। हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सिंह का हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्राकृतिक खेती पर जोर देते हैं और देना भी चाहिए और जहां तक संभव हो कोशिश कर लेनी चाहिए, क्योंकि रासायनिक खेती कहीं ना कहीं नुकसान तो करती ही है, लेकिन बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल भी होता ही है।
हम अपने वापस आते हैं सब्जेक्ट पर कि सोयाबीन की उन्नत किस्में और बिजाई हमने काफी बात की, लेकिन हम मौसम को लेकर हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि एक होता है कि इसका बोने का जो सही समय होता है वो एक निश्चित समय होता है, लेकिन कई बार किसान पीछे छूट जाते हैं या समय नहीं मिल पाता तो आगे पीछे भी खेती हो पाती, तो सही समय क्या है? तो सोयाबीन की अच्छी पैदावार लेने के लिए बिजाई का जो उपयुक्त समय है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजाई का जो समय है ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम डिले कर दें सोई तो हमारा नुकसान बहुत होता है उपज में। तो जो डिफरेंट क्षेत्र है हमारे, जैसे उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ 15 मई से जून एंड तक उसमें सोयाबीन की बिजाई कर सकते हैं। जिसका क्योंकि हमने ये देखना है कि जो बिजाई के टाइम पे जो तापमान है वो अच्छा होना चाहिए। अगर तापमान बहुत ज्यादा है तो इसकी जो अंकुरण के लिए 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर जमीन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो उसका जर्मिनेशन अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो सब ध्यान में रखते हुए कि इसके जो सोइंग बिजाई के समय डिसाइड किए गए हैं। अगर हम नॉर्थ प्लेन जोन की बात करें, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार तक की अगर हम बात करते हैं, तो उस क्षेत्र के लिए इसका जो उपयुक्त समय है बिजाई का वो है 15 जून से लेके फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक हम इसमें कर सकते हैं। अगर हम सेंट्रल इंडिया में चले जाए, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र वगैरह एरिया में, तो इसकी जो बिजाई है वो 15 जून से लेके जुलाई के एंड तक हम इसमें जा सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारे दक्षिण इलाके हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जोन जो है उसमें मिड जून से मिड जुलाई तक कर सकते हैं जी। और जो दक्षिण भारत के जो इलाके हैं उसमें 31 जुलाई तक इसकी बिजाई कर सकते हैं। और अभी इसकी बिजाई का उपयुक्त समय आने वाला है। और हमने ये ध्यान रखना है कि जब इसमें फूल आने होते हैं उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत कम ना हो। 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर हो जाएगा तो उसमें फूल नहीं बनेंगे, फलियां नहीं बनेंगी तो पैदावार नहीं होगी जी। और इसका टेम्परेचर अगर 40 डिग्री के ऊपर चला जाता है किसी गर्म इलाकों में जी, तब भी इसमें इसकी पैदावार में नुकसान होता है, इसकी फूल या फलियां कम बनती हैं। तो ये सबका ध्यान रखते इसलिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग बिजाई के समय निर्धारित किए गए जो मैंने अभी बताई आपको। डॉक्टर साहब, आपने तापमान की बात की, टेम्परेचर की बात की कि 10 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ये किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है? क्योंकि ये तो बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि कठिन एक्सरसाइज होगा किसी भी किसान के लिए। ये मेंटेन तो करना नहीं कर सकते, इसको नेचुरल कंडीशन है जी। लेकिन इसके बिजाई के समय को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे हम इसकी बिजाई जाके सितंबर महीने में करेंगे जी, तो जाके 2.5 महीने के बाद जाके 2 महीने के बाद इसमें जब फूल आएगा तो समय हमारा अक्टूबर नवंबर हो जाएगा जी। तो तब टेम्परेचर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा तो उस समय फूल नहीं बनते। इसलिए हमें इसका अगर सही समय पे बिजाई कर देंगे तो हम इसको सोइंग टाइम को मैनेज करते हुए हम इसके टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। यानी सही समय का सही उपयोग और समय पे सही पकड़ होनी चाहिए इसके लिए। जी हाँ, कार्यक्रम किसान की बात में हम बात कर रहे हैं सोयाबीन की उन्नत किस्में और उसकी बिजाई हम किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे फोन लाइंस खुले हुए हैं, आपके फोन का बेसब्री के साथ इंतजार भी है। हमारे जो फोन नंबर है वो है 23421081 और जो दिल्ली के बाहर के श्रोता हैं वो 011 जरूर लगाएं। हम बात कर रहे हैं सोयाबीन की उन्नत किस्में और बिजाई पर। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, आपके प्रश्नों का बेसब्री के साथ इंतजार भी है। बिल्कुल, अभी संजय ने बात की कि किस तरह से टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है या समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी फसल के लिए। बात सोयाबीन की नहीं है। और सोयाबीन की जब किसान ने मान लीजिए कि बिजाई कर दी है तो उसके साथ साथ उसे खाद जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि पोषक तत्व जब तक किसी भी फसल में नहीं होंगे वो कैसे ग्रो करेगी। तो कौन कौन से पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना चाहिए बिजाई के समय या बिजाई के बाद? सोयाबीन के लिए जैसे अन्य फसलों के लिए एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो इसमें सोयाबीन के लिए अच्छी पैदावार के लिए बुआई से पहले, बिजाई से पहले जो आखिरी जो जुताई होती है उस समय हम लोग इसमें 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की गली सड़ी खाद उसमें डाल सकते हैं जी। और साथ में ही उसमें नाइट्रोजन 20 से 30 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालनी होती है जी। और साथ में फास्फोरस की इसमें जरूरत पड़ती है जो 60 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना होता है जी। फास्फोरस के साथ में इसमें पोटैश की भी जरूरत पड़ती है। तो पोटैश के लिए किसी क्षेत्र में 20 किलो की जरूरत पड़ती है, तो हम मान के चलें 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें देना चाहिए जी। साथ में गंधक और जिंक की भी जरूरत पड़ती है, गंधक उसमें 25 किलो के हिसाब से डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल है, उनसे बात कर लेते हैं जी। हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नाम बताइए। नमस्ते मैडम।
नमस्ते जी, नाम बताइए। मैं राजकुमार बोल रहा हूँ जी। हाँ, राजकुमार रेवाड़ी जिले गांव लोहाना। हाँ राजकुमार जी, प्रश्न पूछिए, क्या है आपका? हाँ जी, सोयाबीन जो कपास के बीच में ये 4 फुट का अंतर होता है, उनके बीच में बो सकते हैं सोयाबीन कैसे? हाँ जी, सोयाबीन को हम सिर्फ कॉटन के साथ ही नहीं, आप इसको दूसरी फसलों के साथ भी इसकी बुआई कर सकते हैं। तो कॉटन के बीच में काफी गैप रहता है, तो उसके बीच में 1 या 2 लाइन इसकी ले सकते हैं आप। डॉक्टर साहब, सोयाबीन के साथ इन्होंने जो सवाल किया कि क्या ये कपास के साथ कर सकते हैं, तो क्या कुछ ऐसी फसलें हैं जिनका हम इसके साथ बिजाई कर सकते हैं सोयाबीन के साथ? सोयाबीन के साथ में जैसे मक्का है जी, 4 लाइन सोयाबीन लगाने के बाद 2 लाइन बीच में मक्का की लगा सकते हैं जी। साथ में सोरगम जो है उसकी ज्वार उसकी भी ले सकते हैं जी। अरहर के साथ इसका बड़ा अच्छा बैठता है, कॉम्बिनेशन बैठता है। जैसे 4 लाइन आपने सोयाबीन की लगा दी, उसके बाद 2 लाइन आप इसकी अरहर की लगा दें, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसको अंतर्वर्तीय क्रॉप भी बोलते हैं या इंटर क्रॉप भी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। इससे क्या होता है कि दोनों फसलों की जो जड़ें हैं अलग अलग जमीन के एरिया से पोषक तत्व लेती हैं और उसका एक बैलेंस बन रहता है। जो जमीन जो भूमि में जो तत्व हैं वो मतलब बने रहते हैं उसमें। जी जी। तो हम यहाँ सोयाबीन के बारे में बात कर रहे हैं और अब चलते चलते जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब की सोयाबीन की उन्नत किस्में और बिजाई की तो हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो इसके बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि जो सोयाबीन है ज्यादातर ये बैरानी क्षेत्रों में ही इसको उगाया जाता है, तो इसकी जो निर्भरता है वो बारिश के पानी पर ही रहती है जी। 95% से ज्यादा एरिया जो है वो बैरानी क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे ही मानसून शावर आ जाता है, मानसून बारिश शुरू होती है जी, तो उसके साथ साथ में इसकी बिजाई कर देनी चाहिए। अगर पानी की बारिश नहीं होती है जी, तो उस समय इसकी जो 4 जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं, जैसे जब पौधे की ब्रांचेस बढ़ना शुरू होती हैं, या जब फूल आना शुरू होते हैं, जब फलियां बढ़ना शुरू होती हैं, या दाना बढ़ना शुरू होता है, ये 4 जो स्टेज हैं उसमें मॉइस्चर की कमी नहीं होनी चाहिए, नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए उस समय इसमें इरिगेशन देना आवश्यक है। 4 से 5 इरिगेशन इसमें देने की जरूरत पड़ सकती है। अगर बारिश कम हो या बहुत कम हो बारिश तो कर सकते हैं जी। जो कि 15 दिन के अंतराल पे हम इसमें दे सकते हैं जी जी। अच्छा, क्योंकि समय बहुत कम है तो रोग कौन कौन से होने की संभावना होती है, क्योंकि आखिर में मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारी परेशानी होती है रोगों को लेकर। अगर सोयाबीन में खोजा बिजाई के समय कई बार अंकुरित होते ही जी जी कुछ तरह के रोग लग जाते हैं, तो कीड़े मकोड़े तो क्या हो सकते हैं इसमें? सोयाबीन में मुख्य रूप से जो बीमारियां का जो प्रकोप होता है वो उसमें कॉलर रॉट है जो कि फंगस से लगती है। दूसरी इसमें एक पत्ती धब्बा बीमारी है जी, और साथ में इसमें एक बैक्टीरियल पस्ट्यूल करके बीमारी है वो लगती है, और रस्ट लगती है। साथ में जो सबसे गंभीर इसकी बीमारी है वो जेलो मोजाइक है जी। तो इनकी रोकथाम के लिए मैंने जैसे पहले बता दिया, क्योंकि अभी सोयाबीन लगाई नहीं है, तो एक तो खेत जब तैयार कर रहे हैं किसान भाई, तो जो पुरानी जो चीजों से पड़ी हैं, जो पुराने फसलों के अवशेष वगैरह पड़े हैं, उनको हटा के साइड में कर दें, उनकी कंपोस्ट बना लें। खेत को गहरी जुताई करें धूप के समय में, जैसे अभी काफी गर्मियां हैं इस समय जी, हाँ, तो उसकी जुताई करके कर सकते हैं। और साथ में जो मैंने पहले बताया था बीज का उपचार, थायरम और कार्बेंडाजिम 2 ग्राम थायरम लेके 1 ग्राम कार्बेंडाजिम लेके इसका 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसका उपचार कर लें। साथ ही में मैंने जैसे पहले बताया था 1 ml इमिडाक्लोप्रिड लेके 1 लीटर पानी में उसको घोल के उसका साथ में मिला के ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सावधानी हम उसमें बरत सकते हैं शुरू में। बहुत खूब डॉक्टर अंचल दास जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। सोयाबीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में आपको उसकी डबल वैल्यू देगा। जिस तरह से सोयाबीन की दाल होती है या सब्जी है, तो अगर उसी सोयाबीन को चाप के रूप में भेजा जाए, जिस तरह दूध से पनीर जब बनाया जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसी तरह सोयाबीन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही बढ़िया उत्पाद है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी से आप लाभान्वित होंगे किसान भाइयों। और इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।